दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज का जो टॉपिक है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है आप कभी फेल नहीं करेंगे। खासकर मेरा उन स्टूडेंट के लिए कहना है जो लोग अच्छे होते हैं, पढ़ने में काफ़ी सिंसियर होते हैं, लेकिन उनका नेट एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। तो मुझे देख के काफ़ी दुख होता है कि वो एक ही गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको 5 पॉइंट ऐसा बताऊँगा, अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हैं आपका नेट एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। ये जो मेरा क्लेम है किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, ये जेन्युइन क्लेम है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकल इसको अप्लाई किया गया है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट था जो पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है। बस उसका ये था कि वो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करता था। वो एग्ज़ाम में गया और नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, जबकि उसका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था ही नहीं। तो फिर वो एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया, नेट एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया? तो वो इसलिए क्लियर किया क्योंकि उसको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है टॉपिक का। आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, बेसिक्स कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप जो है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, यहाँ से आप नेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप क्या और किस टॉपिक पर आप मेरे से वीडियो चाहते हैं। कोई अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक है आप कमेंट में मेंशन करिए तो मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनिए और जो भी मैं बताऊंगा उसको फॉलो करिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये जो है बताने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं इस बार भी देख रहा था, इस बार का जो अभी आंसर शीट आया है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा उदास हैं। जो लोग काफ़ी मेहनती स्टूडेंट थे वो लोग भी उदास हैं, उसका कम मार्क्स आया है, ठीक है। देखिए, मेरा उन्हीं लोगों के लिए फोकस है जो लोग मेहनती हैं। जो लोग पढ़ते ही नहीं हैं तो उनका तो कोई क्लेम ही नहीं किया सकता है। आपको मैं कुछ भी बता दूँ, आपका नहीं हो पाएगा। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, उनका अगर नेट एग्जाम नहीं होता है तो काफ़ी दुख होता है। और उन्हीं लोगों के लिए मेरा ये सेशन स्पेशली, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कहीं के भी हैं। तो देखिए, पहला कंसेप्ट क्या है, पहला चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस के हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप हिस्ट्री के हैं, तो इस सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस दिया गया होगा, उस सिलेबस का जो बेसिक पॉइंट्स हो वो आपके टिप्स पर हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, मैं आपको पूछ दूँ कि ये बताइए कि सार्क में कौन सा देश है, तो आपको सोचना ना पड़े कि सार्क में कौन सा देश है। आपको मैं ये पूछूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन लाया था, लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लाया था, तो इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। मैं आपसे पूछ दूँ, अच्छा ये बताओ कि जो मॉर्गेनथाउ था वो मतलब कि कौन सा थिंकर था, रियलिज्म था कि आइडियलिज्म था, तो यहाँ पर आपको सोचना ना पड़े। जो भी बेसिक कंसेप्ट है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं पूछूँ कि प्लेटो का बुक का नाम बताओ, तो यहाँ आपको सोचना ना पड़े, अच्छा ये था वो था, आप सोच रहे हैं 2 मिनट से। अगर ये सोच रहे हैं बेसिक कंसेप्ट में तो फिर आपका ये पहला फॉल्ट है। इस फॉल्ट को आपको सुधारना है। किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपका बेसिक कंसेप्ट आपके टिप पर हो, आपके लिप्स पर हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। वहाँ पे बेसिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस कॉन्सेप्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके टिप पर हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं हो। अगर इस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका नेट एग्ज़ाम निकालना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये पहला क्राइटेरिया है। अगर जिसका नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप इसको फॉलो करिए, बेसिक कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करिए, बार बार। देखिए, मैं ये बताता हूँ आपको, जो भी लोग अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनका देखिएगा 5 नंबर से नहीं होगा, 10 नंबर से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 20 नंबर से नहीं होगा, वो 5-10 नंबर से ही नहीं होता है उनका। और ये 5-10 नंबर वो जो है जाना हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको घर आएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं बना सकता था, ये तो मुझे आता था, ये तो कन्फ्यूजन हो गया मुझे, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे रोका जाए, इस कन्फ्यूजन को बार बार रिवीजन करके रोका जाए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे उसको बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। रिवीजन कितना बार करना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना कम होता है, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन करने से क्या बेनिफिट होता है कि जो क्वेश्चंस आपसे मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है, एरर हो जाता है, जाना हुआ क्वेश्चन, ये एरर आपका कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाना हुआ क्वेश्चन आपका एरर होगा ही नहीं, होता है 5% हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20-25-30% हो रहा है एरर, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ होने वाला था तो आपका नेट होगा, आपका नेट होने वाला था तो आपका नेट नहीं हो पाएगा, समझ गया ना। तो बेसिक्स एरर को रोकने के लिए सबसे पहला तरीका है कि बेसिक कंसेप्ट्स आपके टिप्स पर हो, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है, पूरे सिलेबस का, फुल सिलेबस का आपका, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। हम दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, जो भी मैं बात बताऊँगा ये गोल्डन रूल है, जिसको गोल्डन रूल आप कहते हैं ना एग्जाम निकालने के लिए। तो ये एग्जाम निकालने का गोल्डन रूल है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स के हैं या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए अगर खासकर प्रिलिमिनरी एग्जाम आप दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए गोल्डन रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड है PYQ एटलीस्ट 5 साल का एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, PYQ 5 साल का बना लिए और मुझे मतलब मैसेज करेंगे, सर मैंने तो
PYQ बना लिया। बनाना अलग चीज़ होता है, एनालाइज करना अलग चीज़ होता है। एनालाइज करने का मतलब होता है कि विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब ये होता है जैसे क्वेश्चन पूछा आपका, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया है A B C D, ठीक है। तो जो PYQ को बनाएगा, क्वेश्चन बनाया, आंसर भी आगे बढ़ गया। लेकिन अगर कोई एनालाइज कर रहा है तो ये देखा कि ये क्वेश्चन है, आंसर इसका B है, और आंसर A क्या है, आंसर C क्या है और आंसर D क्या है। वो हर क्वेश्चन को एनालाइज करेगा। समझ रहे हैं? एनालाइज करने का मतलब हुआ जैसे आपको पूछ दिया कि एस जयशंकर का एक सवाल था, एस जयशंकर क्या बोला था, तो वो ये देखेगा कि अब अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आता है, कोई मतलब एस जयशंकर कोई अच्छा बात बोले हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई फॉरेन पॉलिसी की बात किए, उस चीज़ को वो नोट्स में काउंट डाउन कर लेगा, मतलब नोट्स में वो लिख लेगा इस चीज़ को। उसको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। एनालाइज करने का मतलब ये होता है आप सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपके न्यूज़ में आ गया, आपको लग जाएगा कि इस तरह का सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो इस तरह के सवाल को उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब भी ये हुआ। तो 5 साल के क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टली आपने एनालाइज करिए, ऑनेस्टली, ठीक है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर सिर्फ आप PYQ को एनालाइज कर लेते हैं तो 150 में आपको 50 क्वेश्चन तो सिर्फ PYQ से मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट PYQ से मिलता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। और उसमें आपको 100 में बस 50 क्वेश्चन आपको नॉलेज से सही करना है, समझ गया ना। तो ये सेकंड जो पिलर है, ये सेकंड पिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। लोग बस PYQ को बना लेते हैं, बनाना नहीं है, एनालाइज करना है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो, जो भी मैं पिलर बता रहा हूँ तीनों इंपॉर्टेंट पिलर है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल 15 यूनिट होता है आपका नेट एग्जाम में, 15 यूनिट होता है। तो 15 यूनिट में आप 15 यूनिट पे आप मास्टर्स नहीं कर सकते हैं। मास्टर्स का मतलब हुआ कि बहुत हाई फाई नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको 15 यूनिट का पता होना चाहिए, 15 में से 15 यूनिट का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट आपको कुछ कुछ टॉपिक का होना चाहिए। जैसे अगर इस बार वेस्टर्न थिंकर का आप सवाल लिखेंगे तो वेस्टर्न थिंकर का सवाल थोड़ा डीप पूछता है। इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल बहुत मतलब एकदम जो बेसिक कंसेप्ट दिया है उससे पूछ लेगा, ठीक है। अगर आपका ये इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो एकदम सामने से सवाल पूछता है। अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे बस जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस है, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक पे आपको थोड़ा डीप जाके पढ़ना है। तो क्या आपको डीप पढ़ना है, क्या आपको डीप नहीं पढ़ना है, ये कैसे आपको पता चलेगा? ये आपको PYQ एनालाइज करके पता चलेगा, ठीक है। तो मैं जो आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि PYQ को एनालाइज करना अच्छे से, उसको एनालाइज करके आप ये मार्क कर लीजिए कि किस टॉपिक को आपको डीप पढ़ना है, कहाँ पे आपको थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए, कहाँ पे आपको जैसे अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहा था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वो लोग थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। वहीं पे अगर आपको इंडियन थिंकर पढ़ते हैं, इंडियन थिंकर से एकदम सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट, बस आपको पता होना चाहिए, M.N. डॉय के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ आपको सवाल बन जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहा था, पिछले बार भी वही हुआ, इस बार भी थोड़ा डीप जाकर क्वेश्चन पूछ रहा था। तो कहाँ पे आपको ज़्यादा रिसर्च करना है, कहाँ पे आपको कम रिसर्च करना है। जैसे इस बार एक सवाल था एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, जो शिफ्ट 1 हुआ था पॉलिटिकल साइंस में, एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल था। वो सवाल UPSC में पूछा जा सका, बहुत टफ सवाल था। अब कुछ लोग भावुक होकर क्या करेंगे, अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चालू कर देंगे। अरे भाई आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, एक क्वेश्चन देख के आप क्यों भावुक हो रहे हो? तो भावुक आपको नहीं होना है एक क्वेश्चन देख के। आप ये देखिए कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है, जो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, इस चीज़ पे आपको मूल फोकस करना है। तीसरा पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट चलते हैं। देखिए कई अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता। मैं देखता हूँ इस बार भी काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनका पेपर 1 पेपर 2 बहुत अच्छा कमांड है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन उनका DI वीक रहता है, उनको पैसेज का अच्छा अनुभव नहीं रहता, मैथ्स उसका वीक रहता है, रीजनिंग उसका कमज़ोर होता है। तो जिनका ये कमज़ोर है, उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा कमांड है ना, तो आपका JRF तो हो ही नहीं पाएगा। आप गलती से नेट निकाल सकते हैं, JRF में आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जून का एग्जाम में 2 से 3 मंथ बचा हुआ है, आप DI पे फोकस करिए। DI को बहुत अच्छा, DI से 5 सवाल पूछता है, जो ई सवाल रहता है। आप 5 में 5 अगर गलत करके आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। फिर पैसेज आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन पैसेज पूछा जाएगा। 15 ये हो गया, 5 DI हो गया, मैथ रीडिंग मिला के आपका लगभग 5 क्वेश्चन रहेगा। अब सुनिए 20 क्वेश्चन तो जो लोग को कुछ नहीं पता, जो लोग मतलब कि एक सिंपल स्टूडेंट को उठा के एग्जाम में रख दीजिए, ये 20 क्वेश्चन तो वैसे बना सकता है, उसको कोई मतलब नहीं सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। 150 में 20 क्वेश्चन आपका मुफ्त का हो गया। और ये 20 में बहुत लोग क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर आप 20 में 10 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, आपका 80 मार्क्स बन रहा है, तो आपका 90 मार्क्स बनता, अब 80 मार्क्स पे आ गए हैं, समझ रहे हैं ना। अब एग्जाम से 10 से बाहर हो जाएंगे। तो DI, पैसेज, मैथ्स और रीजनिंग, इस पर आपको फोकस करना है। मैथ्स कौन सा, बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपका रेशियो कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, जिसको जून 2023 में एग्जाम देना है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर। बिना इसके आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें लगभग 15-20 नंबर कम हो जाएगा, इस पर आप फोकस नहीं करेंगे। आपको 20 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आपको 120 लाना चाहिए था तो आप 100 मार्क्स लाएंगे,
ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अब लास्ट और 5वां पिलर समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी के हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रखता है ये चीज़। न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत से क्या फ़ायदा होता है, आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ के प्रति, ठीक है। आपको एग्जाम के समय हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना है, करंट, आप देखिए एग्जाम जब नज़दीक होता है तो बहुत लोग करंट अफेयर पढ़ने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो उस टाइम में आपको सब्जेक्ट विजन करना है जो आप पढ़ चुके हैं, उसमें करंट अफेयर पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का जो मिस्टेक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा एग्जाम के समय में, ठीक है। तो जो करंट वेरिएंट है उसको डेली पढ़ते रहिए, डेली। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपका पैसेज अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पैसेज बनाने में आपको सुविधा होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि देखिए, बहुत लोग का क्वेश्चन, जो लोग हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि हिंदी में शब्द वो गूगल ट्रांसलेशन दे देता है, आपको एग्जैक्ट शब्द नहीं मिलेगा। इसलिए आपको नेट एग्जाम में क्वेश्चंस इंग्लिश में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है। जिसका कुछ समझ में नहीं आया उसका सवाल आपको हिंदी में देखना है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में बनाना है। इंग्लिश में बनाने के लिए जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग जाके हड़बड़ा जाते हैं पूरा, ओ माय गॉड इंग्लिश में है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है। आपको आदत डालना है अभी से, पेपर पढ़िए डेली, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी न्यूज़पेपर दोनों पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, आपको सब्जेक्ट का अवेयरनेस, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बहुत फायदा है, खासकर न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए तो न्यूज़पेपर में डेली आता है टर्म, रेपो रेट क्या हुआ, बैंक रेट क्या हुआ, सब चीज़ डेली आती रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। ये आपको अभी नहीं दिखेगा, जब एग्जाम आप दे देंगे तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो लोग फेल कर जा रहे हैं, जो लोग का कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, आप अभी से, आज से, कल से न्यूज़पेपर पढ़िए जून के एग्ज़ाम तक, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट जो है एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको दिखेगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, थैंक यू।